तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर होता क्या है, यानी पावर फैक्टर की परिभाषा हम लोग देखे थे, और पावर फैक्टर यदि कम हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इसके बारे में भी जाने थे। और इसके साथ साथ यदि पावर फैक्टर अच्छा हो अर्थात अधिक हो तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यानी लाभ, इसकी एडवांटेज के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पावर फैक्टर यदि कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए देखिए बहुत सी विधियां होती हैं, पर हमारे बीटी यूपी जो सिलेबस है उसके अनुसार देखा जाए तो दो विधियों के बारे में बोला गया है वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग दो विधियों के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, और सभी, लेकिन जितनी विधियां होती हैं हम लगभग सभी विधियों के बारे में जानेंगे ज़रूर से। ठीक है, तो आइए, आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, क्या होता है, देखिए ये वीडियो शुरू करने से पहले, आगे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता आप लोग से कि देखिए आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है लेक्चर में तो आप कमेंट करके बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं करेंगे आप लोग से कि जो भी परेशानियां हो आप बताइए, और जो आपको नया नया पढ़ना है वो भी बताइए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए एक बच्चे का रिप्लाई आया था कि सर आप जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है ना, मतलब वह अलार्म सिस्टम, ठीक है, जो अलार्म सिस्टम है और प्लस जो प्रकाश पंखा परिपथ के लिए जो लाइट व्यवस्था है, ट्रैफिक कंट्रोल है, ये सब चीज़ें के बारे में सर बताइए। ये यूट्यूब पर कोई भी इसको नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए भाई, हम मानते हैं कि आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हम पढ़ाएंगे, ये आपसे वादा है। बट हम सोच रहे हैं कि अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आगे जो बढ़ रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर लें, फिर उसके पीछे हम लोग चलते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब आपके कॉलेजों में वहाँ तक तो पढ़ा देगी, स्टार्टिंग के सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया होगा। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि जितना पढ़ लिए हैं हम उसके आगे से पढ़ाए। ठीक है, आप लोग की मांग है, मैं पढ़ाऊँगा पीछे की भी जो स्टार्टिंग जो सिलेबस जो चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पर एक आग्रह आप लोग से है कि आप कोई वीडियो आप देखते हैं पॉलीक्लिनिक कैप्सूल का तो आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोग को खुशखबरी भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग के जो सब्सक्राइबर है हमारे चैनल के, वो 1000 प्लस जा रहे हैं। तो जब 1000 प्लस जा रहे हैं तो भाई ये आप लोग की मेहनत की वजह से जा रहे हैं। आप लोग ने हम लोग के साथ मिल कर के बहुत मेहनत किए, जिसके वजह से हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे। इसके लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ पॉलीक्लिनिक कैप्सूल की तरफ से। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी कमियां होगी आप ज़रूर शेयर करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आप लोग को बता दिया गया है। ये जिस बच्चे को व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है वो कमेंट करके बताए, उनको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है ये पावर फैक्टर को बढ़ाने की। तो ये देखिए ये लिखा गया है, जो पावर फैक्टर यदि कम है उस पावर फैक्टर को बढ़ाने की जो विधि है, यानी इम्प्रूवमेंट है। तो देखिए क्या है, लो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की निम्न विधियां हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारे थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप एक्सक्यूज मत करिएगा। आप जो नहीं समझ आएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेथड है, ये पहला मेथड आपके लिए है। ये उच्च शक्ति गुणक वाली मोटर के लिए प्रयोग द्वारा, सॉरी, जो उच्च शक्ति गुणक वाली जो मोटरें हैं उनको यदि प्रयोग करें तो यहाँ से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक ना, पावर फैक्टर को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी शक्ति गुणक यदि अधिक होता, जिस मोटर की शक्ति गुणक अधिक हो, जैसे सिंक्रोनस मोटर, ठीक है ना, इन सभी मोटरों को यदि हम यूज करें तो पावर फैक्टर बढ़ सकता है। ठीक है,
ऐसे ऐसे मोटर। और दूसरी मोटर क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि कला कला प्रतिकारिता, कला प्रतिकारिता जो मोटर है, यानी जो कला प्रतिकारिता मोटर है उन उसको प्रयोग करने से भी पावर फैक्टर बढ़ सकता है। ठीक है। तीसरा है कला अग्रकारकों के प्रयोग द्वारा, मतलब फेज एडवांसर द्वारा। किसके द्वारा? फेज एडवांसर द्वारा हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है भाई? चौथा है संधारित्र बूस्टर द्वारा, यानी कैपेसिटर बूस्टर द्वारा हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए चौथा है स्थैतिक संधारित्रों का प्रयोग करके, मतलब स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक कैपेसिटर का प्रयोग करके हम लोग लाइन में पावर फैक्टरों को इम्प्रूव कर सकते हैं। पांचवा तो आप लोग देख लिए। छठा देखिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करके भी हम लोग, अभी तो जस्ट ऊपर में बताया, ठीक ना, इसको प्रयोग करके हम लोग सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यदि यूज करेंगे तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। लास्ट है स्टैटिक VAR कंपनसेटर, यानी ये मशीन का जो नाम आपको मिलेगा SVC के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो इसमें से लमसम सभी है, बट हमारे सिलेबस के अनुसार से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हाँ, ये आपका 5वां नंबर और 7वां नंबर, मतलब क्या है, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड और स्टैटिक VAR कंपनसेटर मेथड। ये दोनों आपको पढ़ना है और यही दोनों इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और जितने भी है उन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यदि जिसको ये इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम होगी सर कि इसको क्यों नहीं, फेज एडवांसर क्यों नहीं पढ़ेंगे, बूस्टर क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग एक बार सलेबस में देखिएगा, केवल आपको दो ही चीज़ को पढ़ना है। ठीक ना, दो ही चीज़ को पढ़ना है। ठीक है। तो उसी दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग को लग रहा है कि सर और कुछ है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है। मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा कि हाँ यदि है तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हम जहाँ तक देखे हैं उसमें आपको यही दो चीज़ें हैं। ठीक है। चलिए तो आते हैं, पहला हम लोग पढ़ते हैं। पहले में देखते हैं क्या है। पहला पढ़ेंगे हम लोग स्थैतिक संधारित्र द्वारा, मतलब बाई यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर द्वारा। ठीक ना। तो ये देखिए होता क्या है, देखिए क्या है, इस विधि में संधारित्र को स्टार या डेल्टा में जोड़कर लाइन के समांतर में जोड़ देते हैं। ठीक ना, लाइन के समांतर में जोड़ते हैं। इस विधि को कैपेसिटर बैंक भी कहते हैं। ठीक ना। देखिए जो बेटी यूपी है, ये जो आजकल सबसे अधिक प्रयोग हो रहे हैं मेथड पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए, उन्हीं सब के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। केवल वही सब टॉपिक दे रहा है जिससे कि आगे जा सके। हाँ, मतलब जो हमारा सिस्टम है जो आप पढ़ें उसका यूज कर सकें, क्योंकि आज मैक्सिमम देखिए कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, तो ये कैपेसिटर बैंक मेथड ही है। ठीक ना, कैपेसिटर बैंक मेथड है। और दूसरा आप हम लोग पढ़ेंगे जो भी, हाँ, SVC पढ़ेंगे। ये देखिए क्या है कि थारिस्टर कंट्रोल मेथड के अंतर्गत आता है ये। तो थारिस्टर कंट्रोल मेथड के अंतर्गत आता है, तो समझिएगा थारिस्टर आज के ज़माने में कितना है, हाँ, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेता है। ठीक ना, या ऑटोमेटिकली इसका ट्रिगरिंग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ना। तो आजकल मैक्सिमम ये कैपेसिटर बैंक मेथड और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए ये व्यवस्था हमारे चल रहे हैं। ठीक ना। इसका 2-3 लाभ होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव भी करता है, प्लस इसको हम उसके पावर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक ना, ये पावर फैक्टर अधिक हो रहा है तो उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं, हाँ, या सिस्टम को स्टेबल ही बना सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, SVC के बारे में। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं स्थैतिक संधारित्र जो हमारा। ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। इस विधि में संधारित्र को स्टार और डेल्टा में जोड़ करके लाइन के समांतर में जोड़ देते हैं। इस विधि को कैपेसिटर बैंक मेथड भी कहते हैं। मतलब इसका समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्या है
कि ये संधारित्र है, इस संधारित्र को मान लीजिए कि डेल्टा में जोड़ दिए, इस संधारित्र को क्या किया हम मान लिए डेल्टा में जोड़ दिए, और ये लाइन हमारी है तो लाइन को क्या कर दिए, एक इसमें जोड़ दिए और एक हम इसमें जोड़ देंगे और एक हम इसमें जोड़ दिए। तो देखिए जो लाइन थी वो लाइन में जुड़ गई, सब सारी चीज़ें हमारी क्या हुई, ये हमारा क्या, ये डेल्टा में जोड़ के डेल्टा में जोड़ करके इसको लाइन में जोड़ के लाइन में किस में जुड़ा, ये देखिए किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये समांतर में जुड़ा हुआ है ना, ये देखिए इसमें समांतर में जुड़ा ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको स्टार या डेल्टा वाले डेल्टा में जोड़ करके इसको हम क्या लाइन के समांतर में जोड़ दिए, यही बातें बोली गई है। इसी को हम कहते हैं कैपेसिटर बैंक, इसी को हम कहते हैं कैपेसिटर बैंक। स्टार डेल्टा मतलब स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक या डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक। क्लियर बस ना, ये हो गया। तो कैपेसिटर बैंक के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैपेसिटर बैंक होता क्या है, या स्टार कनेक्टेड होता है या तो डेल्टा कनेक्टेड होता है। तो स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन दोनों का काम यही होता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, दोनों का काम होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। अब देखिए क्या है, इस विधि से पावर फैक्टर संशोधन में सप्लाई की शक्ति और संशोधन के बाद की शक्ति बराबर होती है। मतलब देखिए कहने मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर बैंक मेथड से यदि हम पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, तो जो सप्लाई शक्ति होती है, सप्लाई पावर होती है, वो पावर और संशोधन के बाद जो पावर होती है, दोनों पावर यानी सप्लाई के समय का पावर और सप्लाई के संशोधन के बाद का पावर, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कम बेसी नहीं होते हैं। नहीं कि यहाँ पर हमारा 2 किलोवाट हो गया पावर और यहाँ पर क्या हो गया हमारा संशोधन के बाद 3 किलोवाट हो गया, ऐसा नहीं होता है। 2 किलोवाट है तो 2 ही किलोवाट होगा शक्ति हमारा, ठीक है ना। क्लियर बात में आ रही है, ये होगा क्लियर। अब देखिए ये तो बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि सपोज कर लेते हैं हम लोग, यदि संधारित्र द्वारा दिया गया शक्ति, संधारित्र द्वारा दिया गया शक्ति हमारा क्या पश्चगामी के रूप में देते हैं सप्लाई शक्ति हमारी, तो उसको मान लेते हैं QC, और क्या है क्या Q1 क्या है, लोड द्वारा ली गई शक्ति, यानी क्या है ये लोड द्वारा ली गई शक्ति है Q1, ठीक है ना। जैसे मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि ये क्या है, ये हमारा लोड है, ये लोड है, ठीक ना। लोड को हम कोई शक्ति दे रहे हैं तो इसको मान लिए Q1, ठीक ना। लोड को शक्ति दिए तो उसको मान लिए Q1, और जो यहाँ से सप्लाई शक्ति दिए, जो यहाँ पे क्या होता है, एक सप्लाई शक्ति होती है, उसको मान लिए हम Q2। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लोड को शक्ति हमारा Q1 हो गया, इसको शक्ति दी है तो Q2 हो गया, और इसके बाद क्या बीच में हम कैपेसिटर बैंक लगा दिए। यहाँ पर लोड से पहले हम क्या कर दिए, कैपेसिटर बैंक लगा दिए। तो अब जो लोड को शक्ति मिलेगी यहाँ पर, या इसके बाद लगा दे कैपेसिटर बैंक, यानी आउटपुट में लगा दे इसके, तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा, इसकी आगे यानी कैपेसिटर बैंक के जस्ट आगे वाली जो शक्ति मिलेगी, वो जो शक्ति होगी हमारी कितनी होगी, QC बराबर क्या होगा, Q1 माइनस Q2। मतलब जो लोड को शक्ति दिए और जो सप्लाई शक्ति थी, दोनों का अंतर क्या होगा, QC के बराबर होगा। और ये QC हमारा क्या होगा, जो सप्लाई शक्ति होती है उसके जस्ट बराबर होता है, ठीक ना। देखिए कैपेसिटेंस निकालना है कि लाइन की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो क्या होगा, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। यदि मैं फिगर से मैं समझाऊं तो फिगर से भी आप लोग देखिए स्क्रीन पर दिख रही होगी, फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं। ये डेल्टा कनेक्टेड है, किस कनेक्शन में है, डेल्टा कनेक्शन है। ये देखिए 3 फेज लोड है, 3 फेज लोड में इंडक्शन मोटर भी, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, कुल मिलाकर मशीन है हमारा, 3 फेज मशीन है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दिए, यहाँ पर RYB तीनों यहाँ से आया, इसको दिया गया, मतलब जो मोटर है या जो भी मशीन है आपको दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर है, यहाँ पर पावर फैक्टर कम है, यहाँ पर जो सप्लाई पावर फैक्टर क्या है, कम है। मैं किसी का मतलब 4 दे रहा है, या 0.5 दिया जा रहा है, या 7 0.7 दिया जा रहा है, ऐसे पावर फैक्टर यहाँ से जा रही है, यहाँ से पावर फैक्टर जो है इस हिसाब से जा रही है। अब लेकिन इसके और लोड के बीच में एक कैपेसिटर बैंक लगा दिया है, मतलब सप्लाई
और लोड के बीच में एक कैपेसिटर बैंक लगा दिए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए सप्लाई मतलब इसको दी गई और जो सप्लाई दी गई पावर है वो पावर क्या होगा एक कैपेसिटर बैंक में पहले जाएगा। यहाँ देखिए ये कैपेसिटर बैंक है, इस डेल्टा कनेक्टर एक कैपेसिटर बैंक है। तो अब ये कैपेसिटर बैंक क्या करेगा, जो शक्ति लेगा, जो सप्लाई शक्ति होगा, इस शक्ति जो होगा ये लैगिंग होगा। लैगिंग यानी 0.5 0.6 4 दशमलव जो भी ये मतलब इतना इसका मान होगा पावर फैक्टर का। इस कंडीशन में लैगिंग कंडीशन में पावर फैक्टर कम हो गया। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि कैपेसिटर जो पावर फैक्टर है वो कम है। तो अब क्या करेगा ये कैपेसिटर बैंक, उसी चीज़ को क्या करेगा लीड करा करके, जब लीड कराएगा तो फाई का मान कम हो जाता है। जब लीड कराएगा तो फाई का मान कभी कम हो जाएगा। अभी मैं आपको एक मतलब एक क्या करें फेयर डायग्राम खींच के मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग को। तो जब फेयर डायग्राम खींच के दिखाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए फाई का मान जब कम हो गया, फाई का मान कम हो गया तो कास फाई का मान बढ़ जाएगा। कास फाई क्या है, पावर फैक्टर। कास फाई क्या है, कास फाई के तो यही तो पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर लास्ट में हमको क्या मिलेगी, ऑल ओवर संशोधित होकर मिलेगी, अच्छी होकर मिलेगी। क्लियर बस भाई ना। यानी यहाँ से जो सप्लाई दिए ये मतलब यहाँ पर जो होगा दशमलव मान लीजिए 7 है तो पावर फैक्टर मतलब क्या है पावर बैंक लगा दिए कैपेसिटर बैंक। तो यहाँ पर जहाँ जो शक्ति मिलेगी तो ये इसका जो हमारा होगा पावर फैक्टर ये 0.8 या 0.9 या यूनिटी भी हो सकती है। ठीक है, यूनिटी भी हो सकती है, या तो यहाँ पर 0.3 रहे तब भी हमारे ये बढ़ा करके 0.8 0.9 या यूनिटी कर सकता है। ठीक है, ये होता है कैपेसिटर बैंक का काम। पावर फैक्टर को ये बढ़ा देता है। तो 0.3 है तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 कर या यूनिटी है, मतलब एक जो होता है उसको यूनिटी कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक ना, बढ़ा करके इन लोड को देगा। तो इसका आपको फ़ायदा मैं दिखा रहा हूँ, पावर फैक्टर बढ़ने का फ़ायदा मैं एक बार मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिएगा यदि पावर फैक्टर के बारे में मैं समझूँ यहाँ से कि देखिए P बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर सूत्र होता है VI कास फाई, यही ना होता है। ठीक है, VI कास फाई। यदि सपोज करिए कि आप 200 वोल्टेज दे रहे हैं किसी लोड को और 5 एम्पेयर की करंट दे रहे हैं, कितना एम्पेयर का 5 एम्पेयर की करंट दे रहे हैं, और उस समय आप सप्लाई जो पावर फैक्टर है 0.5 है, कितना है 0.5 है। तो उस कंडीशन में देखिए 25 मतलब कितना 5 दूना के 10 10 5 के 50 कुल मिला करके ये देखिए 10 5 के 50 और 2 जीरो यहाँ पर है, एक अंक पर दशमलव, मतलब 500 वाट आ गया आपका। तो 500 वाट ये आपको समझ आ रहा है कि पावर फैक्टर कास फाई का मान रखें, कास फाई का मान 0.5 रखे हैं। तो उस कंडीशन में देखिए आपको समझ में आया कि उत्तर कितना आया 500 वाट। तो मैं मान के यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको 500 वाट। ठीक है, किस कंडीशन में था, जब सप्लाई वोल्टेज 200 और जो करंट थी 5 एम्पीयर की करंट थी और पावर फैक्टर 5 था। अब देखिए 0.5 यहाँ पर था और सप्लाई यहाँ पर 200 वोल्ट था और एक करंट इसमें 5 एम्पीयर की थी। तो उस कंडीशन में 500 वाट आया। अब देखिए ये कैपेसिटर बैंक लगा दिए, कैपेसिटर बैंक लगाने के कारण अब यहाँ का पावर फैक्टर सपोज कर लेते हैं हम कि कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, मतलब 0.5 से 0.8 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर जो देखिए शक्ति दिए थे तो 500 वाट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कितना कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब यहाँ P बराबर के VI लगाएंगे, हाँ VI कास फाई लगाएंगे तो यहाँ देखिए V का मान 200 गुणे I का मान 5 और पावर फैक्टर का मान 0.8। ठीक ना, 0.8 करेंगे तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 दूना के 16 सॉरी 5 दूना के 10 10 8 है 80। तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा आप यहाँ से देखिए, तो कितना था यहाँ पर ये देख लेते हैं। यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 0.8
तो कितना हो गया था यहाँ पर, 5 दूना के 10, 10 8 है 80। तो 80 और 2 जीरो यहाँ पर, तो दशमलव एक अंक पर दशमलव लग जाएगा आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 वाट। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जब 0.5 था तो आप यहाँ से 500 वाट ही दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर बैंक लगा दिए यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर शक्ति कितनी मिलने लगी, 800 वाट की शक्ति मिलने लगी। किसके कारण, ये पावर फैक्टर के बदलने के कारण। यहाँ पर पावर फैक्टर 5 था और यहाँ पर पावर फैक्टर 8 था। केवल पावर फैक्टर बदलने से शक्ति का मान बदल गया। आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझना। जान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात समझ आ रही है इतनी बातें आपको, कि पावर फैक्टर कितनी वेरी कर जाती है केवल पावर फैक्टर के बदलने से। जो पावर होता है वेरी करती है पावर फैक्टर के बदलने से। क्लियर बात समझ आई। तो इसलिए हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे जितना, उतना हम लोग को शक्ति हम लोग की बढ़ेगी, उतना शक्ति हम लोग की बढ़ेगी। तो इसलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग ये मेथड जानते रहेंगे तब तो इसलिए पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर बैंक मेथड। ये डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक मेथड था। अब देखते हैं हम स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक मेथड। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक मेथड ये हो गया। ये देखिए 3 फेज सप्लाई यहाँ पर है, यहाँ दिए तो सपोज करते हैं वही सिस्टम 0.5 यहाँ पर है या 0.3 है, तो इसको कैपेसिटर बैंक लगा दिए यहाँ पर। तो अब क्या करेगा ये, इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.8 या 0.9 भी कर देगा, तो भी पावर का मान जितना ये अपने कैपेसिटी के अनुसार बढ़ा देगा वो। हाँ, पावर फैक्टर को या 0.8 कर दिया, 0.8 मान लीजिए, 0.9 कर दिया, 0 मान लीजिए, ये यूनिटी कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर बात समझ आई मेरी बात है। तो इस हिसाब से, और तभी भाई इसको शक्ति अधिक मिलेगी तो जो भी मोटर मशीन है तो ये और अच्छा से काम करेगा और पावर के साथ काम करेगा, इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ये सब सारी फायदे हम लोग को दिखना शुरू हो जाएगा पावर फैक्टर बढ़ने के कारण केवल। क्लियर बस में ना। तो ये तो हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी कि पावर फैक्टर हमारे इलेक्ट्रिकल जीवन में बहुत महत्व है ना। देखिए यह है फेजर डायग्राम, आपके पास स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये देखिए वोल्टेज को रिफरेंस मान लिए हम, तो करंट क्या हो गया, लैगिंग, ठीक ना। I1 करंट हमारा लैगिंग है, तो किस कंडीशन में, जब हमारा क्या पावर फैक्टर हम मतलब कैपेसिटर बैंक नहीं लगाए थे तब, ये सप्लाई ये सप्लाई करंट है। I1 क्या है, सप्लाई करंट। जब ये I1 उस समय करंट है जब हम क्या कैपेसिटर बैंक नहीं लगाए थे। मतलब देखिए ये यहाँ की करंट है ये I1, ठीक ना, और यहाँ की करंट है I2। ये बात समझ रहिएगा, ठीक ना, यही बातें है। और जो भी है यहाँ का वोल्टेज भी है, ठीक ना। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखिए ये हो गई करंट हमारी I1 सप्लाई से पहले और ये हो गई सप्लाई के बाद। हाँ देखिए भाई ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा कोण से मान लीजिए कि ये 60 अंश का कोण बना था, ये 60 अंश का कोण बना था I1 कंडीशन में। लेकिन जैसे कैपेसिटर बैंक लगा दिए तो ये लीड किया, तो इसका परिणामिक जो करंट था ये यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ही तो फाई होता है। तो फाई का मान देखिए कम हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ये फाई का मान कम हो गया। जब फाई का मान कम हो गया तो मान लीजिए पहले 60 था, अब 60 से मान लीजिए 30 भी हो गया। तो उस कंडीशन में समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। तो काश 60 अंश का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काश अंश तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5, और यानी 1/2 भाई साहब ना, 0.5 हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो √3/2। तो देखिए ये क्या हो गया, और छोटा हो गया। ये कितना हो गया, ये और छोटा हो गया। जब ये और छोटा हो गया यानी पावर फैक्टर का मान और बढ़ गया, है कि नहीं। तो पावर फैक्टर का मान देखा जाए तो 0.5 यहाँ पर था और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, अधिक होगा। यहाँ पे कितना होगा, अधिक होगा। क्लियर बात समझ आई।
देखिए यहाँ पर 1 का भाग हो रहा था, यहाँ पर 1.7 का भाग हो रहा था भाग, तो पॉइंट तो बढ़ेगा ही ना, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, छोटी सी बातें हैं। अब देखिए ये तो हो गई हमारे कैपेसिटर बैंक के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, मतलब इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे। कैपेसिटर जो बैंक होता है ये देखिए सस्ता होता है, और ये क्या होता है, अधिक विश्वसनीय होता है, और ये क्या होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है और ये अधिक टिकाऊ भी होता है। ये अनुरक्षण फ्री भी होता है लगभग, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें हानियाँ बहुत कम होती है, लॉसेस बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें यह जो होता है स्थान बहुत कम घेरता है, छोटे जगहों में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब इसके फायदे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दूसरी जो मेथड है ये आपकी किताबों में जल्दी मिलेगा नहीं, ये बहुत मेहनत करके मैं खोज के निकाला हूँ, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए स्थैतिक मतलब क्या है, स्थैतिक VAR यानी VAR कंपनसेटर ना, यानी स्टैटिक VAR कंपनसेटर। तो यह यानी कुल मिलाकर इसको कहेंगे SVC, ठीक है। यह एक शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये एक समांतर में कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है जो हाई पावर हाई वोल्टेज होने पर उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हाई वोल्टेज हो या हाई पावर हो तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और क्या होगा, यदि कम हो जाएगा तो क्या करेगा, अभी उसके बारे में दिखाते हैं। यदि देखिए हाई पावर हो गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यह क्या है, यह इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट के द्वारा आउटपुट को कंट्रोल भी करता है। देखिए हाई पावर होने पर उसको, हाई पावर या हाई वोल्टेज हो तो उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, और क्या है, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट के द्वारा आउटपुट को भी कंट्रोल कर लेता है। आउटपुट जो होता है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज हो, सॉरी पावर हो, या आउटपुट करंट ये वोल्टेज हो, दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसका ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और इसको देखिए ध्यान देखा जाए तो मतलब यह सिस्टम, मतलब यह जो सिस्टम है इसको कंट्रोल भी करता है और उसको स्टेबल भी बनाता है। देखिए मैं कुल मिला करके मैं आपसे एक शब्दों में बात बताऊं कि देखिए जो SVC होता है यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो शंट में कनेक्टेड होता है, और शंट में कनेक्टेड के दौरान क्या होता है, यदि हाई वोल्टेज हो रही है या हाई पावर सप्लाई देने लग रहा है तो ये उसको भी कंट्रोल भी कर लेता है, और जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को इकोनॉमिकल उस सिस्टम को क्या करता है, स्टेबल भी कर लेता है, मतलब वेरिएशन उस सिस्टम में नहीं होता है अधिक, ठीक है। किसके द्वारा संभव होता है, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट के द्वारा ये संभव होता है। क्लियर बात समझ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और समझते हैं आगे। इसको 2 प्रकार के सिचुएशन में यूज करते हैं, ठीक ना, इसको 2 प्रकार के सिचुएशन में यूज करते हैं। पहला सिचुएशन हमारा है, इसे हम ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं और पावर क्वालिटी में को बढ़ाने के लिए करते हैं, पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। बात समझ आई। और देखिए दूसरी सिचुएशन क्या है, ये मतलब इसे क्या करते हैं, इसे हम इंडस्ट्री में जो लोड होता है उसके पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए पहला ट्रांसमिशन लाइन के पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए, और दूसरा इंडस्ट्री में पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। और इसको हम 2 कंडीशन में यूज करते हैं, इसको हम 2 कंडीशन में यूज करते हैं। देखिए हम करते कहाँ थे, इंडस्ट्री और ट्रांसमिशन में, और हम क्या करते हैं कि इसको किस कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है, यदि मतलब क्या है, यदि जब सिस्टम लो वोल्टेज दे रहा हो, यदि सिस्टम हमारा लो वोल्टेज दे रहा हो तो इस समय SVC जो होता है रिएक्टिव पावर देता है। क्या देता है, देखिए लो वोल्टेज होने पर SVC रिएक्टिव पावर देता है, बात में ना। यह क्या है, कैपेसिटिव मोड में कार्य करता है। तब उस समय, इस समय जो क्या होता है कि SVC कैपेसिटिव मोड में काम करेगा और रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को मैं समझाऊँ सिंपल शब्दों में तो मैं कह सकता हूँ कि SVC जो होता है, जब SVC को लो वोल्टेज पावर मिलता है, हाँ लो वोल्टेज जो हमको मिलता है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटी मोड में ये काम करता है,
और उस समय क्या करता है, रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है, रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है, जिससे पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव होता है। और क्लियर बात समझ। अब तीसरी बात, दूसरी बात को समझे तो यह क्या है, यदि जब सिस्टम वोल्टेज हाई हो तब उस समय एसवीसी रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। यानी देखिए क्या है कि जब वोल्टेज अधिक हो जाए तो उस समय ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा। ये कैपेसिटर जो होता है नीचे नीचे लगा हुआ, उसी के द्वारा ये स्टोर करता है। किसके द्वारा स्टोर करता है, कैपेसिटर के द्वारा। ये इसका फिगर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक ना, कैसे स्टोर करता है। तो देखिए ध्यान से, यह क्या है, यह रिएक्टिव लोड को, यह यदि रिएक्टिव लोड हो तो इसे कंट्रोल करने के लिए थारिस्टर कंट्रोलर रिएक्टर यूज करते हैं, थारिस्टर कंट्रोलर रिएक्टर यूज करते हैं। और एक्स्ट्रा वोल्टेज होने पर इसे कंज्यूम क्या करता है, कंज्यूम भी करता है। एक्स्ट्रा वोल्टेज होने पर इसे क्या करता है, ये कंज्यूम भी करता है। वो कैसे करता है अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए फिगर आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये एसबीसी का है। ये देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए बस पहले समझते हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन हमारा हो गया, ये सेंडिंग वोल्टेज हो गया, ये रिसीविंग वोल्टेज हो गया, ठीक ना। अब इसी ट्रांसमिशन लाइन के पावर फैक्टर को हमको बढ़ाना है, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा इसी में से हम क्या, ट्रांसमिशन लाइन में से यहाँ से हम कट किए, कट करने के बाद क्या किए, यहाँ पर हम क्या लगा दिए हैं, पावर ट्रांसफार्मर लगा दिए, पावर ट्रांसफार्मर लगा दिए। तो इसी पावर ट्रांसफार्मर क्या है कि ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा कि कम करेगा, तो यही बात को हमको समझना है, ठीक है। और ये क्या है, पीटी है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, और इसी के द्वारा हम लोग करेंगे, इसी का प्रयोग करके। तो देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ से लाइन आई है, तो इसी लाइन को हमको कंट्रोल करना है। तो ये देखिए, ये हमारा एक एंटी पैरेलल, यहाँ पर देखिए आप बना लीजिएगा, यहाँ छूट गया है थोड़ा सा, ये गेट लगा लीजिएगा आप लोग, ये गेट लगा रहेगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखिए इसमें लगाए हैं, इसमें लगाए हैं ना, इन सब में छूट गया था, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो देखिए जो ये गेट है, ये गेट के द्वारा जो यहाँ से इनपुट आएगी, इसी इनपुट के द्वारा दो एंटी पैरेलल में ये सीआर लगे हैं, क्या लगे हैं, ये सीआर लगे हैं, कह सकते हैं थारिस्टर लगे हैं। तो वह थारिस्टर क्या करता है, कहते हैं थारिस्टर का आउटपुट जो है एक कैपेसिटर से होते हुए तब ये ग्राउंड होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड होता है, ये भी ग्राउंड रहेगा, ये भी ग्राउंड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंडीशन में है। तो अब इसी को हमको कंट्रोल करना है, इसी को हमको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल देखिए, यहाँ से लाइन आया, इसका पावर फैक्टर 0.7 है, तो ये लाइन यहाँ सपोज करती है यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए आया, तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, उसी पावर फैक्टर को बढ़ा देगा, उसी पावर फैक्टर को बढ़ा लेगा, तब ये आउटपुट में देगा, है कि नहीं। यही तब तो वो आउटपुट को देगा। और इस कंडीशन में दूसरा का भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ से आएगा, यहाँ से भी हम लोग बढ़ा देगा, ठीक ना। हाई वोल्टेज होगा तो क्या होगा, इसमें ये स्टोर हो जाएगा। जब लो वोल्टेज होगा तो ये यहाँ से भाई, क्योंकि अब ये पॉजिटिव अधिक हो जाएगा, समझिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा फिर समझते हैं। देखिए हाई वोल्टेज ये था, तो उस समय करंट यहाँ से आ रही थी और यहाँ आकर हमारा क्या होता है, स्टोर हो रहा था, ठीक ना। ये हमारा यहाँ से स्टोर वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब जैसे लो वोल्टेज हो गया, तो लो वोल्टेज कंडीशन में ये देखिए यहाँ से इस रास्ते से, यानी इस रास्ते से ये वापस भी चला जाता है, ये इस रास्ते से ये क्या करता है, वापस भी चला जाता है। तो यही बात उस पिछले हम दिखाए थे आप लोग को कि क्या करता है, हाई वोल्टेज होने पर ये क्या करता है, स्टोर करता है, लो वोल्टेज होने पर क्या करता है, रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, यानी उल्टा पावर, यानी कह सकते हैं कि उसको अपोज करने का पावर या ख़त्म करने का पावर जनरेट करता है, जिससे कि क्या करता है, पावर फैक्टर को क्या करता है, ये इम्प्रूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो पावर फैक्टर ये किसके द्वारा, ये कैपेसिटर के द्वारा, ये संभव किसके द्वारा हुआ, ये कैपेसिटर के द्वारा ये हुआ। और ये देखिए, यदि मान लीजिए कि इंडक्टिव पावर बढ़ गई है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ से हमारा यूज कर लेते हैं, ये इंडक्टर है, ये इसको यल कहेंगे, ये यल कहेंगे, ये सी है, ये सी है, ठीक है।
तो ये इंडक्टर है। तो देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पीटी से लाइन आई, पीटी से लाइन जब आई यहाँ पर, ये पीटी से लाइन आई यहाँ से, ये तो कंट्रोलर सर्किट भी चला गया। तो कंट्रोलर सर्किट से क्या होते हैं कि ये गेट पर ट्रिगरिंग करते हैं, ये गेट पर इसके ट्रिगरिंग की गई है। यही सिस्टम ये आगे भी इसको भी सॉरी इसको भी करते हैं, और यहाँ से इसको भी करते हैं, यहाँ से इसको भी करते हैं, और यहाँ से इसको भी करते हैं। वही सिस्टम यहाँ भी है, वही सिस्टम यहाँ भी है, ठीक ना। सारे को करते हैं इसी प्रकार से, दो को दिखाया गया है पर करते सारे को है। क्लियर बात है ना। तो हम दो को समझते हैं, इसी दोनों को, ठीक ना। आप लोग इसको बना लीजिएगा, गेट लगा लीजिएगा, छूट गया है तो आप भी मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो देखिए इसके गेट को यहाँ से ट्रिगरिंग कर रहे हैं, इसके गेट को हम यहाँ से ट्रिगरिंग कर रहे हैं। तो इसके ट्रिगरिंग को यदि हमारा क्या है, क्या हो गया, हाई वोल्टेज हुआ तो ट्रिगर किया करेगा। जब यहाँ से हाई वोल्टेज ये होगा तो यहाँ से भी हाई वोल्टेज होगा। जब हाई वोल्टेज होगा तो यहाँ पे इस पर हाई वोल्टेज मिलेगी, तो ये क्या होगा, ऑन होगा। तो करंट हमारा यहाँ से होते हुए यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट स्टोर होगा, यानी इंडक्टिव करंट हमारा निकलेगा यहाँ से। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही में क्या होगा कि वोल्टेज हमारा लो होगा, जैसे ही वोल्टेज लो होगा तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आने वाला करंट जो होगा, वो जो वोल्टेज होगा लो होगा, तो गेट पर वोल्टेज कम हो जाएगा। जब गेट पर वोल्टेज कम होगा तो ये हमारा ये वाला जो कैपेसिटर जो थर्स्टर है ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्टोर का करंट है, वो स्टोर करंट क्या होगा, अधिक होने के कारण ये इस रास्ते से जाना शुरू कर देगा। आई बस में। तो इस तरह से ये काम करता है। ये हम उम्मीद करते हैं ये आपको एसवीसी आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। ये था एसवीसी। अब देखिए एसवीसी का दूसरा सिंपल सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है जो पीटी में लगा हुआ है। और ये देखिए जो वोल्टेज सोर्स जो कन्वर्टर वाला है, जिसमें कैपेसिटर लगा करके इसमें लगा दिया है, उसी चीज़ को बस सिंपल शब्दों में समझा दिया है, ठीक है। और इसका देखिए यदि क्या देखें, वी आई करेक्टरिस्टिक दें तो वी आई करेक्टरिस्टिक में देखिए ये इंडक्टिव था, ठीक ना। ये इंडक्टिव करंट थी और ये कैपेसिटिव करंट थी ना, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट। तो ये हम रेफरेंस पॉइंट वी को लेकर के खींचे हैं। तो उस कंडीशन में देखिए तो ये स्लोप एक हमको ये स्लोप मिला है, ये हमको स्लोप मिला है, ढलान जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये कैपेसिटिव पावर के कारण हुआ है, ये इंडक्टिव पावर के कारण ये स्लोप बना है। आई बस में। ये हमारा देखिए यदि 90 डिग्री रहेगा तो कैपेसिटिव यहाँ पर ना होकर के ये सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, इंडक्टिव रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यही है। क्लियर भाई। तो ये सारे चीज़ें आप लोग एग्जाम में बना करके देखिए। फिगर जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिगर आप भूलिएगा मत। फिगर बहुत सिंपल सी भी है, आप सारे फिगर को आप बना भी लीजिएगा, ठीक है। सारे फिगर को आप बना लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो पीडीएफ के चक्कर न पड़िए, वीडियो को देख करके आप, ठीक है ना, सारे नोट्स को आप तैयार कीजिए, ठीक है। क्लियर बात समझ आ रही है आप लोग को। यदि क्लियर बातें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। पहले तुरंत जा कर के आप लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप चैनल का सहयोग करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।